नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाद अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि रियासती बल्दियाती इंतखाबात यानी 116 बल्दियात और 7 कारपोरेशन के इंतखाबात का इनेकाद भी अमल में आ चुका है। कांग्रेस सबसे बड़ी यानी पार्टी बनकर उभरी है। यानी कांग्रेस ने BRS और बीजेपी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। लेकिन आपको बता दूं कि जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस राजशेखर रेड्डी की तरह की कांग्रेस बाकी नहीं रही है। और यहाँ तक कि आप बता दूं कि बीजेपी का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो हम समझते थे कि कांग्रेस उसका मुकाबला करेगी, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। बीजेपी का मुकाबला करने वाले तो डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी थे। यहाँ तक कि BRS का भी वो मुकाबला करते थे जब उनके दौर में BRS TRS हुआ करती थी। और उसके बाद आप देखेंगे कि कोई ऐसा परिंदा यानी परिंदा जी कहा जाता है कि परिंदा भी पर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, जिस तरह कहा जा सकता था। राजशेखर रेड्डी ने उसको अमली जामा पहनाया था। फिर BRS को आप देखेंगे कि बीजेपी को आगे बढ़ने से रोकने में BRS ने भी अहम किरदार अदा किया था। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर आप अक्सरियत भी ना होते हैं तो उस वक्त कांग्रेस कामयाबी हासिल करती थी, उस वक्त आप BRS कामयाबी हासिल करती थी अपने इक़्तिदार में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस का हाल इतना कदर बुरा है कि इक़्तिदार में रहने के बावजूद भी वो अपोजिशन जमात को कामयाबी से नहीं रोक सकती। मेयर के ओहदे भी अपोजिशन जमातें हासिल करती हैं तो वह हाथ पर हाथ धरे बैठ जाती है। तो इसका मतलब उसकी कमज़ोरी ज़ाहिर होती है और उसके अंदर जो गद्दार हैं उनका भी इजहार होता है। और इसके अलावा आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह करीमनगर में बीजेपी को रोकने के लिए अच्छा मौका था BRS को, लेकिन BRS ने एक तरह से मैच फिक्सिंग करते हुए बीजेपी के साथ अंदरूनी तौर पर सीक्रेट डीलिंग करते हुए उसने बाइकाट किया और वहाँ पर बीजेपी का मेयर मुंतखब हो गया। डिप्टी मेयर भी करीमनगर में बीजेपी का हो गया है। यानी करीमनगर बल्दिया पर बीजेपी का कब्जा हो गया है और इसके लिए जिम्मेदार है कमज़ोर क़यादत, यानी कांग्रेस की कमज़ोर क़यादत। और उसके साथ साथ BRS की जो मुनाफिकत है वो भी ज़ाहिर हो गई है, क्योंकि BRS अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहती है, लेकिन आज उसने बाइकाट करते हुए ये साबित कर दिया है कि हम अंदरूनी तौर पर बीजेपी की तायद करते हैं। और आपको ये बता दूं कि ये इसलिए हो रहा है कि अगर कांग्रेस की क़यादत कमज़ोर ना होती तो फिर ऐसा नहीं होता, स्ट्रॉन्ग होती तो बीजेपी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो करीमनगर बल्दिया पर कब्जा कर ले। ये और बात है कि निज़ामाबाद बल्दिया पर कांग्रेस का कब्जा हुआ और कैसे हुआ, क्या हुआ, एक नसीब से हो गया, वरना कांग्रेस यहाँ पर भी बीजेपी के हाथों शिकस्त खा जाती और बीजेपी का मेयर, बीजेपी का डिप्टी मेयर वहाँ पर भी मुंतखब हो जाता। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि कांग्रेस को अपना मुहासिबा करना चाहिए और कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि आखिर वो क्या कर रही है, उसकी क़यादत किस कदर मजबूत है और वो बीजेपी पर काबू पाने में क्यों नाकाम हो गई है। जबकि आप देखेंगे कि डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में बीजेपी का 1 या 2 MLA हुआ करते थे, 1 MP भी नहीं होता था। जबकि आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह यहाँ के हालात यानी बदल गए। BRS की हुकूमत में भी यह हाल रहा और बीजेपी बहुत कमज़ोर दिखाई देती थी। लेकिन बल्दियाती इंतखाबात में आपने देखा कि करीमनगर पर बीजेपी का कब्जा हो गया है और लोकसभा में बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं करीमनगर से वो हैं बंडी संजय, मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर दाखिला। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस हालत में वो यानी कांग्रेस हालात का मुकाबला करने में नाकाम रही है। अगर मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की क़यादत मजबूत होती तो यकीनन करीमनगर पर भी कांग्रेस का झंडा लहराया होता है। तो बहरहाल नाज़रीन, निज़ामाबाद के बारे में हम बात करने से पहले भैंसा जाते हैं और भैंसा में आपको बता दूं कि वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार T दत्तात्रेय को बनाया गया है बल्दिया का चेयरमैन। और उसके बाद आपको बता दूं कि जो एक आज़ाद उम्मीदवार हैं बीबी खतीजा को वाइस चेयरमैन बनाया गया है। इसी तरह आपको बता दूं कि जहां तक तेलंगाना के यानी निज़ामाबाद का सवाल है, निज़ामाबाद में मेयर कांग्रेस का है, डिप्टी मेयर का भी कांग्रेस का है। अब आपको बताना ज़रूरी है कि करीमनगर पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है और करीमनगर में BRS के बारे में कहा जाता है कि उसके 9 जो कारपोरेटर्स हैं उन्होंने यानी दगा दिया कांग्रेस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इत्तेहाद को। नतीजे में आप देखेंगे कि बीजेपी वहाँ पर इख्तियार पर काबिज हो गई है और कोलागानी श्रीनिवास को करीमनगर का मेयर बनाया गया है और सुनील राव डिप्टी मेयर होंगे। और वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक निज़ामाबाद का सवाल है, जैसे कि मैंने कहा कि वहाँ पर निज़ामाबाद में कांग्रेस का मेयर मुंतखब हुआ है। कांग्रेस को 34 वोट हासिल हुए जबकि बीजेपी को 30 वोट मिले हैं। नलगोंडा म्यूनसिपल
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर भी कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है और कांग्रेस के BC श्रीनिवास रेड्डी वहाँ के मेयर मुंतखब हुए हैं। तो बहरहाल आपको बताने का मकसद ये है कि अगर करीमनगर पर कांग्रेस जीतते जीतते हारती है तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस की क़यादत को मतलब बहुत ही गौर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह श्रीधर बाबू को वहाँ का इंचार्ज बनाया गया था, फिर वज़ीर ट्रांसपोर्ट जो हैं उन्हें इंचार्ज बनाया गया था कि आप हालात को देख लें, और वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम देख लेंगे और करीमनगर बल्दिया पर हमारा कब्जा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि शराफत नहीं चलती। और बीजेपी के बारे में आप सोचिए कि क्या वो शराफत से काम लेती है? अरे मेरे भाई, निज़ामबाद में बीजेपी का रुकन पार्लियामेंट है और डी श्रीनिवास जो साबिक कांग्रेस का सदर था उसका बेटा है, और आप देखेंगे कि वो पुलिस वालों को गालियां देता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो ये कांग्रेस की कमज़ोरी है, और उसी तरह की कमज़ोरी है जिस तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद को अपना किला कहती है, अपना गढ़ कहती है, और उसके जो कारकुन आते हैं महाराष्ट्र से उनकी ज़बरदस्त पिटाई हो जाती है लाल दरवाजे में, और ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो कहने का मतलब यह है कि क़यादत का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर क़यादत मजबूत हुई तो समझिए कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और यहाँ पर MIM के कारकुनों की ज़बरदस्त पिटाई हो गई है। और हमारे चारमीनार के MLA कहते हैं कि ज़बरदस्त गुप्त मार मारे गए हैं, गुप्त मार मारे गए हैं। हैदराबाद में जो लहजा होता है उसे गुप्त मार कहते हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए, उसकी क़यादत के लिए भी एक लम्हे फ़िक्रिया है कि तुम्हारे अपने किले में BJP हो या वहाँ के लाल दरवाजे के अवाम हो, तुम्हारे कारकुनों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और तुम खामोश है, पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आज का ज़माना टिट फॉर टैट का है, ईंट का जवाब पत्थर से देने का है, और आप अगर इसी तरह के मीठे लड्डू बनते रहेंगे तो कोई भी आपको हजम कर सकता है। हम चलते हैं हमारे साथी इस्माइल ज़बीउल्लाह की तरफ और पूछते हैं करीमनगर में क्या हुआ है, क्या वहाँ पर BRS ने धोखा नहीं दिया? और BRS से बढ़ के तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस इस नाकामी के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि क़यादत मजबूत होती है तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अपोजिशन कायदीन भी मजबूर व बेबस हो जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि कांग्रेस का इख्तिदार 2 साल से कांग्रेस हुकूमत में है, उसके बावजूद भी करीमनगर BJP के हाथों में चले जाता है। बड़ी अफसोस की बात है जी। यकीनन अफसोस की बात है। 2 सूरत हाल करीमनगर में है, BRS का बाइकाट करना और करीमनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे जो है BJP का कब्ज़ा। कोलंगी श्रीनिवास मेयर की हैसियत से और सुनील राव डिप्टी मेयर की हैसियत से ये दोनों का इंतखाब अमल में आया। 9 जो काउंसिलर्स कॉरपोरेटर्स थे उन्होंने बाइकाट किया BRS के। ये क़यास लगाया जा रहा था नताइज के बाद कि कांग्रेस, MIM और BRS मिलकर जो है BJP को इख्तिदार हासिल करने से रोक सकते हैं। ये 2 चीज़ें यहाँ पर है रियाज साहब, एक तो BRS ने बाइकाट किया और दूसरी सूरत ये है कि MIM और कांग्रेस से BRS ने बदला लिया। एक सूरत ये भी हो सकती है, हालांकि ये बदले में जो है BJP का फ़ायदा हुआ है। KT रामाराव ने जो बयान दिया नताइज बरामद होने के बाद, उसी वक्त ये इशारा मिल गया था कि किसी सूरत से कांग्रेस या MIM को जो है वो मौका फराहम नहीं करेंगे करीमनगर में। उन्होंने बयान दिया था कि बल्दी इंतखाबात के नताइज असम्बली इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं हो सकते। KT रामाराव जो कारगुजार सदर है BRS पार्टी के, उन्होंने ये बयान दिया था। यहाँ पर एक अहम बात रियाज साहब ये है कि आप कट्टर एक दूसरे का हलीफ हम ये समझते हैं, ख़ास तौर पर MIM, BRS और कांग्रेस तीनों ने मिलकर इलेक्शन पूरी शिद्दत के साथ करीमनगर में लड़ा और BJP को मौका फराहम किया। देखिए माजी में जो है पिछला जो मेयर था और पिछली जो असम्बली जो बल्दी इंतखाबात करीमनगर में पेश आए थे उसमें BRS का पलड़ा भारी था, और फिर अब कांग्रेस इख्तिदार में होने के बावजूद भी रोक नहीं सकी। आपने एक बहुत बेहतरीन बात यहाँ पर कही कि कांग्रेस की क़यादत में कहीं ना कहीं कमज़ोर और फैसले लेने की सलाहियतें नहीं है और क़यादत कमज़ोर है। इंतखाब जो उम्मीदवारों का किया गया BJP और BRS, हालांकि BRS और MIM ने सेक्युलर उम्मीदवारों को मुंतखब किया। ये इल्ज़ाम लगा था करीमनगर में कि कांग्रेस के कुछ जो उम्मीदवार हैं वो उनकी भी जो नहज है वो बंडी संजय के तर्ज पर वो गुफ्तगू करते हैं, फ़िरक़े वाराना ज़हनियत के हामिल हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो निकल कर सामने आई है, तो लोगों ने इंतखाब किया कांग्रेस के फ़िरक़ा परस्तों को मुंतखब करने के बजाय BJP को कर ले, ये भी सूरत हो सकती है। और अहम बात यह है BRS ने बाइकाट करते हुए करीमनगर में जो है BJP की राह हमवार की है। यकीनन ये काबिल अफसोस अमल है। या तो आप शरीक हो जाते, शरीक होकर खुलेआम हिमायत कर लेते,
एक बात हो सकती थी, आपने गैर हाजिर होकर किसी एक सियासी जमात या किसी एक धड़े की हिमायत नहीं करके बीजेपी के लिए रास्ता हमवार किया है। हालांकि आपने दुश्मनी में अगर ये अमल किया है या एमआईएम ने आपके साथ जो सलूक रवा रखा है उसका बदला आप एमआईएम से ले रहे हैं, या कांग्रेस मुखालिफ पार्टी है उसका आप बदला ले रहे हैं, सूरतें अलग है। लेकिन आपकी गैर हाजिरी ने जो है राह हमवार की है बीजेपी को ताकतवर होने में करीमनगर में। एक बात निजामाबाद की आपने बी चेतना श्रीनिवास रेड्डी के मेयर बनने की, सॉरी नलगुंडे में, और उमा रानी की जो है निजामाबाद में, उनके जो उमा रानी के जो मेयर बनने की 34 निश्चित वोट उन्हें मिले निजामाबाद में यही कहा जा रहा था कि निजामाबाद में भी सैरुखी मुकाबला बताया जा रहा था, मगर वहाँ पे कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा अपना मुजाहरा किया और उमा रानी वहाँ पर मेयर मुंतखब हुई। खास तौर पर अरविंद धर्मपुरी, जो डी श्रीनिवास के, जो धर्मपुरी श्रीनिवास के जो साबिक में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर रह चुके हैं, आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो सदर रह चुके हैं, उनके बेटे जो है, हालांकि वालिद जो है उन्होंने सियासी खलाबाजी के जरिए से बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की थी, उनके बीआरएस में होने के बावजूद ही अरविंद धर्मपुरी जो है, धर्मपुरी अरविंद जो है, उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। उस वक्त जो है कविता जो है बीआरएस का हिस्सा थी और निजामाबाद की उम्मीदवार थी। पहली बार उन्होंने इलेक्शन जीता, दूसरी मर्तबा धर्मपुरी अरविंद के हाथों उन्हें शिकस्त हुई। उसके बाद से ही डी श्रीनिवास की ईमानदारी पर और सियासी वफादारी पर कविता मुसलसिल सवाल उठाती रही है। धर्मपुरी अरविंद वहाँ के इंचार्ज है, वो मतलब एकदम निहायत फहश अंदाज में पुलिस वालों से वो गुफ्तगू करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और फिर हिंदू मुस्लिम उनका वतीरा है। बीजेपी की सियासत के एक क्या बोलना चाहिए फिरका परस्त चेहरे के तौर पर वो पिछले कुछ सालों में तेजी के साथ उभरे हैं। उसके बावजूद भी निजामाबाद की आवाम ने बीजेपी को और बीआरएस की जो क़यादत है, उनका जो नज़रिया है, उसको मुस्तरद किया। मुस्तरद करते हुए कांग्रेस को मैंडेट दिया और 34 वोटों के साथ जो है उमा रानी वहाँ की मेयर बनी है। नलगुंडे का अभी वहाँ पर नलगुंडे पर भी कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया है। नलगुंडा 2 सियासी जमातों का गढ़ माना जाता है रियाज साहब। वहाँ पर सबसे बड़ी इजारादारी नलगुंडा में जो है वो कभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की थी, सीपीआई की थी। वहाँ से धर्माभिक्षम, उसके बाद फिर सुखवेंद्र रेड्डी, धर्माभिक्षम 4 मियाद तक 4 इलेक्शंस उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से वहां से वो मुंतखब हुए। उसके बाद फिर सुधाकर रेड्डी भी वहां से मुंतखब हुए। तो एक गढ़ माना जाता था। कांग्रेस और सीपीआई के इत्तेहाद में वहां पर मुसलसिल सीपीआई वहां से नुमाइंदगी करते रही, फिर बाद में कांग्रेस के हिस्से में वो सीट गई। वहां पर कांग्रेस का गलबा है। उत्तम कुमार रेड्डी को वहां पर गालिबन इंचार्ज बनाया गया था। उन्होंने बेहतरीन काम किया। नलगुंडा में उत्तम कुमार रेड्डी की जो परफॉर्मेंस रहा, जो मुजाहरा रहा, यकीनन काबिले नाकाबिले तस्खीर वो मुजाहरा, उसको कहता काबिले सताइश मुजाहरा है। बहैसियत कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट उन्होंने बहुत ही न सिर्फ उम्मीदवारों को जिताया, बल्कि उनकी जो निगरानी थी पूरे इलेक्शन पर वो यकीनन काबिले सताइश है। तो ये तमाम दूसरे जो इंचार्ज है, श्रीधर बाबू को जहां पर इंचार्ज बनाया गया था, तस्करा किया, वो अपनी क़यादत को मनवाने में करीमनगर में नाकाम रहे। अब देखिए मल्लू भट्टी जो है कुतागुड़म खम्मम के, उनको इंचार्ज बनाया गया था, उन्होंने भी बहुत अच्छा मुजाहरा किया। उनके पास भी हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से मिलकर सीपीआई सीपीआईएम से मिलकर, पॉलिटिक्स में आप देखिए होशियार होना जरूरी है, वहां पर बहुत से हालात अच्छे साजगार बनाए गए वहां पर कांग्रेस के लिए। मल्लू भट्टी विक्रमार्का का भी काम बहुत अच्छा रहा। खास तौर पर बल्दी इंतखाबात में अपनी क़यादत को मनवाने में 2 लोग कांग्रेस में, जो उत्तम कुमार रेड्डी और मल्लू भट्टी विक्रमार्का, बड़ी हद तक कामयाब रहे। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक उत्तम कुमार रेड्डी का सवाल है, रियासती वजीर हैं और आपको बता दूं कि वो बड़े जिम्मेदारी से अपना किरदार अदा करते हैं। खासतौर पर आप देखें नलगुंडा में जिस तरह की कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की, उसमें उत्तम कुमार रेड्डी का जो है अहम किरदार है। और आप देखेंगे कि वहाँ के जो रियासती वजीर, एक और रियासती वज़ीर
कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, उन लोगों का भी अहम किरदार रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक मैंने भैंसा की बात की तो भैंसा में आपको बता दूं कि 2 खातून चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनी है और दोनों भी आज़ाद उम्मीदवार हैं। जैसा कि मैंने कहा कि टी दत्तात्रेय जो हैं वो चेयरमैन मुंतखब हुई हैं, जबकि बीबी खतीजा जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्हें डिप्टी चेयरमैन यानी वाइस चेयरमैन बनाया गया है। ये बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक निज़ामाबाद का सवाल है, मैं समझता हूँ कि निज़ामाबाद के नताइज कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन करीमनगर का जो नतीजा है वो इंतहाई मायूस कुन है और ख़ास तौर पर सेक्युलर ताकतों के लिए और BRS के लिए। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में BRS को ज़बरदस्त धक्का पहुँच सकता है, क्योंकि BRS ने वहाँ पर गैर हाजिर होते हुए या अपने एब्सेंट रहते हुए उन्होंने बीजेपी की बिलवास्ता यानी इनडायरेक्टली तायद की है, तायद और हिमायत की है। इसके लिए BRS को सबक मिलेगा, इस तरह के इशारे अब मिल रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, जहाँ तक मैंने कहा कि कमज़ोर क़यादत होती है तो ना वो अपना दिफा कर सकती है ना लोगों का दिफा कर सकती है। अगर मिसाल के तौर पर जैसा कि मैंने लाल दरवाजे की बात कही है, वहाँ पर MIM कारकुनों को मारपीट की गई जो महाराष्ट्र के बुल्डाना से ताल्लुक़ रखते थे। आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर कोई पार्टी अपने कारकुनों की हिफाजत नहीं कर पा सकती तो फिर आवाम की हिफाजत कैसे करेगी। ये सवालात बहुत ही संगीन सवाल है, ये उठता है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि अगर किसी का किला होता है तो किले में हर कोई महफूज होना चाहिए। ये चंद शरपसंद अगर ये कार्रवाई करते हैं तो उन्हें उसका जवाब उनकी गिरफ्तारी की शक्ल में देना चाहिए। तो अब तक सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस ने कितने शरपसंदों को गिरफ्तार किया है। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि किस अंदाज में आपने देखा कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो है बांग्लादेश में इंतखाबात हुए। बांग्लादेश में इंतखाबात में वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 299 यानी एक उम्मीदवार जो जमात इस्लामी का था उसकी मौत हो गई थी, उनका इंतकाल हो गया था। उसके बाद वहाँ मनसूख कर दिए गए इंतखाबात और 299 पार्लिमानी हलकों में इंतखाबात हुए। BNP को ज़बरदस्त कामयाबी मिली, उसके इत्तेहादियों को ज़बरदस्त कामयाबी मिली। 299 से 209 नशस्तों पर BNP यानी खालिद साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान जो हैं उनकी पार्टी को कामयाबी मिली है, उनके इत्यादियों को कामयाबी मिली है और कल उनकी तकरीब हलफ बर्दारी भी है। आपको ये बता दूं कि BNP ने तकरीबन कई उम्मीदवारों को यानी अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले यानी हिंदू जो हैं उन्हें और बुद्धिस्ट जो हैं उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था। और आपको बताना ज़रूरी है कि BNP के टिकट पर 4 अक़लियती उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं और 4 अक़लियती उम्मीदवार मुंतखब हुए। तो इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान में जिस तरह मजहबी जुनून पसंदी नुक़्ते उरूज पर पहुँच गई है और आपने देखा कि हुजूम तशद्दुद में मुसलमानों को और दलितों को और ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि जो ईसाई राहिबाएँ हैं या पैस्टर्स हैं उन्हें भी नहीं बख्शा जा रहा है। किस कदर फौश कलामी की गई, किस कदर गालियाँ दी गई ईसाई पैस्टर्स वगैरह को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके वीडियो वायरल भी हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मजहबी जुनून पसंदी अब हमारे मुल्क यानी हिंदुस्तान में नुक़्ते उरूज पर पहुँच गई है, उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में पहुँची है। और ये बीमारी हो सकता है कि बांग्लादेश पहुँच जाए, लेकिन बांग्लादेश के अब होने वाले वज़ीर आज़म ने वाज़े तौर पर कहा है कि बांग्लादेश में सबको आज़ादी रहेगी, मजहबी आज़ादी रहेगी, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, किसी पर जुल्म नहीं होगा और सब आज़ादाना ज़िंदगी गुजारेंगे। उन्होंने ये बात कही है। तो बहरहाल जैसा कि मैंने आपको कहा है कि BNP के 4 उम्मीदवार, सिर्फ 4 उम्मीदवार वहाँ पर 299 में 4 अक़लियती उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। और आप बांग्लादेश को मजहबी जुनून पसंदी का मरकज़ कहते हैं, लेकिन आपको बता दूँ कि BJP जो हमारी यहाँ की हुक्मरान पार्टी है 3 मियाद हुए हैं और एक भी रुकन पार्लियामेंट मुसलमान नहीं है, एक रुकन राज्यसभा मुसलमान नहीं है और एक भी मुसलमान मरकज़ी वज़ीर नहीं है। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि किससे किसको सबक सीखना चाहिए। तो बहरहाल जैसा कि मैंने कहा कि 4 अक़लियती उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं, जिसमें से 2 जो हैं वो हिंदू उम्मीदवार हैं और 2 बुद्धिस्ट उम्मीदवार हैं। देखिए, जहाँ तक अक़लियतों का सवाल है, अगर आप अक़लियतों को अपने अखलाक अपने किरदार के ज़रिए मुतासिर नहीं करेंगे तो यकीन मानिए कि वो अक़लियतों पर जुल्म होगा। क्योंकि अगर अक़लियतें आपकी रियाया में शामिल है तो उनकी हिफाजत करना, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, उनके मजहबी आज़ादी देना, उनकी सकाफ़ती आज़ादी देना आपका फ़र्ज़ बनता है। तो बहरहाल नाज़रीन, जो 4 हिंदू उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं यानी गैर मुस्लिम उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं उसमें गोयशवार चंद्रा रॉय है और वो BNP की एक बहुत बड़ी फैसला साज कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी, उसके रुकन है। और जो नीति रॉय चौधरी भी मुंतखब हुई हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पार्टी की यानी BNP की नायब सदर हैं। और इसके अलावा जो 2 और बुद्धिस्ट मुंतखब हुए हैं उसमें सचिन प्रू है और विपन दीवान है। तो बहरहाल बांग्लादेश में अगर आबादी देखा जाए तो 170 मिलियन की आबादी है, उसमें 8% हिंदू हैं। हिंदुओं की अच्छी खासी आबादी है। हालिया अरसे के दौरान RSS सरबराह मोहन भागवत ने वाज़े तौर पर कहा था कि बांग्लादेश में 1.25 करोड़ हिंदू हैं। अगर वो अपने
मुत्तहिद होते हैं तो बहुत कुछ अच्छी तब्दीली ला सकते हैं। तो इस्माइल ज़बी साहब, आप ये बताइए कि अब कल तो तकरीब हल्फ बर्दारी है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी मदऊ किया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो चूँकि यहाँ पर AI इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है 16 से लेकर 17 और 18 तक, तो यहाँ पर वो रहेंगे क्योंकि कम अज़ कम 20 ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं, जिसमें आपको बता दूं कि इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के हैं वो भी आ रहे हैं और मुत्तहिदा अरब इमारत के वली अहद तशरीफ़ ला रहे हैं और 20 ममालिक के वज़राए आज़म भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात मामूल पर आएंगे? यकीनन मामूल पर तो आना चाहिए। जैसा कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के जनरल इंतखाबात में अक़लियतों के 4 उम्मीदवारों के जीतने की तफसीलात रियाज साहब ने पेश की। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं वो चारों भी, और हो सकता मुमकिन है कि वो चारों में से कम किसी दो को काबीनी वज़रा में भी शामिल किया जाए। तारिक रहमान की हुकूमत ये फ़ैसला यकीनन करेगी। आपको एक बात बता दें नाज़रीन, ममता बनर्जी मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने मेरे भाई तारिक रहमान तुम्हें कामयाबी मुबारक का पैगाम अरसाल करते हुए फूल और मिठाई उन्हें भेजी है। ममता बनर्जी ने उन्हें मगरबी बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने भेजा है। यकीनन ये एक बहुत ही एक बेहतर मौका है तारुकात इस्तवार करने के लिए, हमवार करने के लिए। जो कशीदगी दोनों ममालिक के दरमियान में सिफारती कशीदगी पैदा हुई है, वो कशीदगी को ख़त्म करने के लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। जैसा कि रियाज साहब ने कहा, वज़ीर आज़म, मुझे इस बात की इत्तला थी कि वज़ीर आज़म को मदऊ करने का मनसूबा बनाया जा रहा है हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी को, मगर मदऊ कर लिया गया है, दावतनामा अगर पहुंच चुका है तो यकीनन वज़ीर आज़म को इस पर पेशकदमी करनी चाहिए। जाकर आप आ सकते हैं। वैसे भी हमारे वज़ीर आज़म जो है मुल्क में कम और बैरूनी ममालिक में ज़्यादा रहते हैं, वो दौरे पर रहते हैं, सारे गोल गोल चक्कर दुनिया भर का जो ग्लोब है वो ग्लोब के गोल गोल चक्कर काटने के वो आदी है। जाकर वो आ सकते हैं, यकीनन बहुत ही अच्छा होगा। जो सिफारती ताल्लुकात ख़राब हुए हैं वो ठीक होंगे और फिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश जाने से जो हिंदू बांग्लादेश का भी ख़तरे में है, वो जो है वो ख़तरे का जो तलवार जो खुद साख्ता तलवार है वो भी हट जाएगी उनके सरों पर से। यकीनन बड़ा फ़ायदेमंद इक़दाम होगा। और यहाँ पर ये बात ज़रूरी है कि जिस तरीके से हमारी ज़राए अबलाग जो है वहाँ पर किसी अक़लियत का क़त्ल होता है या मारपीट होती है या हुजूमी तशद्दुद का निशाना उसको बनाया जाता है, तो उसको बढ़ा चढ़ा कर जिस तरीके से पेश करने का काम करता है, 4 माइनॉरिटीज़ लीडरान के इंतखाब की ख़बरों को उस तरीके से वो शाये नहीं कर सकता, नशर नहीं कर सकता। नहीं क्या है, ये अफसोस की बात है, ये निहायत अफसोस की बात है। यकीनन देखिए, दो ममालिक के दरमियान में अगर हालात कशीदा है और पड़ोसी ममालिक के हवाले से अगर मगरबी बंगाल के इंतखाबात को पोलराइज करने की कोशिश अगर की जा रही है सियासी जमात की जानिब से, और उसका जो है सपोर्ट, उसको हिमायत व पोलराइजेशन की कोशिश को ज़राए अबलाग के ज़रिए से मिलती है, तो ये मुल्क की जमहूरियत के लिए एक संगीन ख़तरा इसको माना जाएगा। यकीनन बहुत ही अच्छा मुजाहरा मुझे तारिक रहमान की पार्टी ने किया है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने वहाँ पर किया है। यकीनन देखिए वहाँ पर भी ख़ानदानी इजारादारी जो है वो उसका सिलसिला बरकरार रखा है। बांग्लादेश के अवाम ने भरोसा किया है बांग्लादेश BNP पर जो है उन्होंने भरोसा किया। अब देखना ये है कि आवाम के जो भरोसे, जिस तरीके से 2014 में हिंदुस्तान की आवाम को गुमराह किया गया था, सारी दुनिया भर में फैले हुए काले धन को वापस लाने की बात की गई थी, एक एक हिंदुस्तानी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा करने की बात की गई थी, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की गई थी, धोखा दिया गया था, धोखे में रखकर उसके बाद सिर्फ अब जो है अंधभक्तों को, जिसको मैं उमूमन नारंगी अंडे कहता हूँ, उन्हें जो है गोबर, गाय के गोबर और पेशाब में मसरूफ़ कर दिया गया है। और फिर दूसरी अफसोस की बात यह है कि मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और ऐसे नए नए कवायद, नए नए तिजारती मुआहदात बैरूनी ममालिक से, ख़ास तौर पर अमेरिका से किया जा रहे हैं, जिससे इस मुल्क के किसानों की तबाही यकीनी है। धोखा दिया 2014 में और फिर इख्तिदार में आ गए। इसी तरीके से अगर तारिक रहमान भी धोखा देकर इख्तिदार में आएंगे तो फिर देखिए, हमने माजी में किस तरीके से वज़राए आज़म का हल बांग्लादेश की आवाम ने किया है।
बहरहाल आपको बता दूं कि जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, बांग्लादेश अब सिर्फ फिल वक्त मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए एक काबिल तखलीद मुल्क बन गया है। और आप पूछेंगे कि आखिर काबिल तखलीद मुल्क कैसे बन गया है और इनके जो नक्शे कदम पर इन दोनों ममालिक को चलना चाहिए और क्यों चलना चाहिए। तो आपको बता दूँ कि हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे कि इंतकामी सियासत जो है वो अपने नुक्ते उरूज पर पहुँच गई है। वह अब कायदे अपोजिशन राहुल गांधी, आप अंदाज़ा कीजिए कि बैरून मेहमान आते हैं तो उन्हें जब इशाया उनके एजाज़ में दिया जाता है तो ये हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है और ये प्रोटोकॉल है कि कायदे अपोजिशन को भी मदऊ किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो कांग्रेस में अपने हामी हैं शशि थरूर, उन्हें मदऊ किया जाता है। कितनी शर्म की बात है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बीजेपी का एक रुकन पार्लियामेंट है, वो अब राहुल गांधी को पार्लियामेंट से बरतरफ करने या उनकी रुकनीत ख़त्म करने या उनके नाअहल करार देने के लिए भी अब करारदाद पेश करने वाला है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह इंतकामी सियासत पर काम हो रहा है, किस तरह डराया जा रहा है, किस तरह धमकाया जा रहा है, किस तरह ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये हिंदुस्तान का हाल हो गया है, जबकि पाकिस्तान का हाल ये हुआ करता था। लेकिन पाकिस्तान भी हमसे पीछे नहीं है बल्कि बहुत आगे। आप देखेंगे कि वहाँ पर इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। इमरान खान को इलाज की सहूलत भी नहीं फराहम की जा रही है। वहाँ पर फ़ौज का जो किरदार है वो इंतहाई बदतरीन किरदार है। ये अच्छा है कि हिंदुस्तान में फ़ौज बिल्कुल गैर जानिबदार रहती है, लेकिन हाल ही अरसे के दौरान कुछ ओहदेदारों ने अजीब व गरीब हरकतें भी की थी, बयानात भी मंजर-ए-आम पर आए थे। लेकिन हम हिंदुस्तानी फ़ौज को सलाम करते हैं कि उसमें 99% जो है वो सेक्युलर यानी जहन रखने वाले लोग हैं। और इसके अलावा आप अंदाज़ा कीजिए कि अदलिया पर भी सवालात उठाए गए थे और अदलिया के बारे में भी जो जजेस थे, साबिक जजेस, उन्होंने ज़बरदस्त तनकीद की थी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हिंदुस्तान में भी नफरत की सियासत, पाकिस्तान में भी नफरत की सियासत। अब खुद ममता बनर्जी के साथ किस तरह का सलूक रवा रखा जा रहा है, किस तरह ईडी को इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस्तेमाल किया जा रहा है, आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर बांग्लादेश वज़ीर-ए-आज़म जाते कुछ घंटों के लिए तो यकीन मानिए कि बहुत ही अच्छे हालात पैदा होते, मुस्बत तब्दीलियाँ होती। और वैसे भी बांग्लादेश का जहाँ तक सवाल है, आपको बता दूं कि बांग्लादेश पूरी तरह हिंदुस्तान के गोद में था। आप अंदाज़ा कीजिए शेख हसीना वाजिद के दौरे हुकूमत में फिलवक्त शेख हसीना वाजिद भी यहाँ पर हिंदुस्तान के गोद में हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उन्हें यहाँ पर पनाह दी गई है। तो ये बात अहम है कि अगर आप ताल्लुकात इस्तेवार करते हैं तो दोनों मुल्कों के आवाम के दरमियान फ़ायदा होगा, दोनों मुल्कों के आवाम के साथ साथ हुकूमतों का भी फ़ायदा होगा। लेकिन आपने इस कदर गिरी हुई हरकत की, एक खिलाड़ी मुस्तफ़िज़ुर रहमान का IPL में यानी बोली लगाई जाती है, ऑक्शन में उन्हें बोली लगाकर हासिल कर लिया जाता है उनकी खिदमत। और कल कोलकाता नाइट राइडर्स और उसके जो मालिक हैं, वो शरीक मालिक जो हैं वो है शाहरुख खान। तो बहरहाल उन्हें निकाल दिया जाता है, वो भी बुनियाद परस्त और फ़िरका परस्त ताकतों के जोर देने पर। लेकिन आपने देखा कि एक खिलाड़ी को निकालने के बाद किस कदर हिंदुस्तान का नुकसान हुआ। यहाँ तक कि बांग्लादेश हिंदुस्तान से दूर हो गया और पाकिस्तान करीब हो गया। और हिंदुस्तान ये समझ रहा है कि हम अफगानिस्तान से करीब होकर पाकिस्तान को तबाह कर सकते हैं, ये अलग बात है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि हिंदुस्तान को अपने पड़ोसियों का खास ख्याल रखना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, ये जो खबर हुई है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बांग्लादेश नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि बहुत अच्छी बात है कि तकरीबन 45 ममालिक से हमारे पास जो ग्लोबल IAI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसका एहतमाम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ख़ास तौर पर किया है। और 45 मुल्कों के जो मिनिस्टर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं और यहाँ तक कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माहिरीन हैं वो शिरकत करेंगे। और 20 ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म और सदर सदूर जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। 16 से 20 फरवरी तक ये कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी रहेगा। और भारत या मंडपम जो है वो नई दिल्ली में इसका इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। और आपको ये बता दें कि जहाँ तक भूटान का सवाल है, फिर बोलिविया है, ब्राज़ील है, क्रोशिया है, इस्टोनिया है, फिनलैंड है, फ्रांस है, और इसके अलावा यूनान है, गियाना है, कजाकिस्तान, मॉरिशस, सर्बिया और स्लोवाकिया, स्पेन, श्रीलंका, स्विट्ज़रलैंड और नीदरलैंड्स है और मुत्तहिदा अरब इमारत है। वहाँ के अहम वज़ीर-ए-आज़म हो या फिर वली अहद हो और या फिर कोई बड़े यानी डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म हो, नायब वज़ीर-ए-आज़म हो, वो तमाम के तमाम इसमें शिरकत कर रहे हैं, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म नहीं जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, बांग्लादेश और मगरबी बंगाल, जैसा कि हमारे साथी इस्माइल ज़बीउल्लाह ने भी कहा कि ममता बनर्जी ने अपने भाई
भाई तारिक रहमान को भाई से मुखातिब करते हुए कहा कि आप मेरे भाई हैं और मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ, बहुत अच्छा किया उन्होंने, वज़ीर-ए-आज़म का जो काम था उन्होंने कर दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। वैसे भी मैं समझता हूँ कि अगर ममता बनर्जी को मदऊ किया जाता तो वो ज़रूर जाती, और लेकिन हुकूमत इन्हें इजाज़त देती या नहीं देती ये सोचने वाली बात है। नाज़रीन, आपको बता दूँ कि जहाँ तक बांग्लादेश का और हमारे मुल्क का ताल्लुक़ का सवाल है, रवींद्रनाथ टैगोर ये नोबेल लॉरेट हैं, और हमारा जो कौमी तराना है ये तराना रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। कौमी गीत, लेकिन बीजेपी अब कौमी गीत की ज़्यादा हिमायत कर रही है ताकि कौमी तराना की अहमियत को घटा दे, क्योंकि कौमी तराना जो है बांग्ला ज़बान में है और बीजेपी हिंदी और संस्कृत पर जोर देती है। और आपको ये जानकर होंगी जैसा कि बांग्लादेश और हमारे ताल्लुकात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि नोबेल लॉरेट रवींद्रनाथ टैगोर जो हैं उन्होंने बांग्लादेश का भी कौमी तराना लिखा है। ये कितनी बड़ी बात है। आप यकीनन देखिए, जैसा कि अल्लामा इकबाल ने सारे जहाँ जहां से अच्छा लिखा, हिंदुस्तान हमारा, और फिर पाकिस्तान के भी लिए पाकिस्तान के लिए भी कौमी तराना लिखा। उसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर ने हिंदुस्तान के लिए जनगण मन लिखा और पाकिस्तान के लिए भी कौमी तराना लिखा। आपने तस्करा किया ममता बनर्जी का, अगर मदऊ करती तो वो जाती थी, वो नहीं गई, उसके बावजूद भी ट्विटर पर उन्होंने मुबारकबाद दी और अपने वफद को भेजा। और वहाँ पर जो है बीएनपी के लीडर मेहादुल हसन मेहदी, इस्लाम मेहदी, और जो है अतीकुर रहमान जो उनके मीडिया इंचार्ज है बीएनपी के, और उन्होंने ये तमाम चीज़ें इनकी तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से जो फूल और मिठाई और जो मुबारकबाद के पैगाम जो अरसाल किए गए थे वो जो है उन्होंने वहाँ से कबूल किया। और देखिए ये एक अच्छा एक तरीक़ा है रियाज साहब कि बेहतर एक आप बाहमी ताल्लुकात में इजाफा इसको हम कह सकते हैं। हालांकि दोनों रियासतें मगरबी बंगाल और बांग्लादेश की जो लिसानी तहजीब है उसमें 99% की यकसानियत पाई जाती है। ख़ास तौर पर लिसानी तहजीब के हवाले से अगर हम बात कहेंगे तो यकसानियत 99% की यकसानियत है, तो उसी को लिहाज मलहूज रखते हुए उन्होंने ये काम किया। और मसनवी जहानत के मुतालिक, AI इंटेलिजेंस के मुतालिक आपने मुख्तलिफ ममालिक का तस्करा किया। देखिए एक ऐसा फितने के तौर पर भी इसको समझा जा रहा है। आने वाले दिनों में अगर इसका सही इस्तेमाल होगा तो बहुत दुनिया तरक्की कर सकती है, इसका बेजा इस्तेमाल होगा तो यकीनन तबाही के दहाने पर माशरे को ले जाने का काम जो है ये मसनवी जहानत, जिसको AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कहते हैं, वो करेगी। और उसका जो मुख्तलिफ ममालिक के मंदुबीन वज़राए आज़म को बुलाकर एक बेहतरीन काम दिल्ली में हुकूमत हिंद की जानिब से किया जा रहा है, जिसकी क़ियादत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कर रहे हैं यकीनन। मगर इसके लिए उसके जो बेजा इस्तेमाल के को रोकने के टूल्स की भी तैयारी जो है करने की यकीनन ज़रूरत है। और उसको देखिए अभी से शुरू हो गया, बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पर आ रही है। देखिए खुद वज़ीर आज़म मुखालिफत कर रहे हैं। यकीनन डीप फेक को अगर हम देखेंगे या उसके अलावा भी जो मॉब जो वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, वो AI की मदद से जो बनाए जा रहे हैं वो यकीनन माशरे को तबाही की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो बहुत से एहतियात से इस मौजू पर काम करने की ज़रूरत है AI मसनवी जहानत में। मगर एक चीज़ ये है रियाज साहब, ये अगर इसका सही इस्तेमाल होगा तो यकीनन इंसानियत के लिए फ़ायदा, इंसानियत के लिए बहुत फ़ायदा है, तरक्की होगी और बहुत सारे रोज़गार के रास्ते भी हमवार यकीनन हो सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक इंडिया AI समिट 2026 का सवाल है, तकरीबन 45 ममालिक के जो डेलीगेशंस है या वफूद हैं वो शिरकत कर रहे हैं। 16 फरवरी का इसका आगाज़ हो चुका है और 20 फरवरी तक ये जारी रहेगा। और इसका जो थीम दिया गया है पीपल, प्लानट एंड प्रोग्रेस दिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए तरक्की की बात करते हैं, लोगों को मिलाते हैं तरक्की के नाम पर। और जैसा कि इस्माइल ज़बीउल्लाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनवी ज़हानत जो है वो अच्छी भी है, वो तबाकुन भी साबित हो सकती है अगर उसका बेहतर इस्तेमाल किया जाए। तो यकीन मानिए कि ख़ास तौर पर जो मेडिकल फील्ड है यानी तिब की का जो शोबा है उसमें इनकलाब बर्पा किया जा सकता है। और आपने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नतीजे में कोरोना वायरस की आलमी वबा के दौरान जो नर्सेस मरीज़ों के करीब जाने से गुरेज कर रही थी, उस वक्त आपने देखा कि किस तरह ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, किस तरह आपने देखा कि रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया और रोबोट्स पूरी तरह वहाँ पर सप्लाई कर रहे थे, खाने सप्लाई कर रहे थे, अद्वियात सप्लाई कर रहे थे और मरीज़ों की खिदमत
खिदमत में लगे हुए थे। तो वार्ड्स में आप देखेंगे कि मरीज दिख रहे थे और रोबोट्स दिख रहे थे, और जबकि दूसरे जो नर्सेज वगैरह थी, डॉक्टर्स वगैरह थे, वो नज़र नहीं आ रहे थे। वजह ये थी कि कहीं उन्हें भी कोरोना वायरस से मुतासिर ना हो जाएं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक हमने बांग्लादेश की बात की, तो आपको बताना ज़रूरी है कि बीजेपी पर ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, संघ परिवार पर ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो दस्तूरी अलामात जो हैं उसे मिटाना चाहती है, और उसका मकसद यही है। लेकिन अच्छा ये हुआ कि 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में उसने कहा था, यानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी कायदीन ने, बीजेपी ने ये और आरएसएस ने भी ये कहा था कि अब की बार 400 पार। तब उस वक्त आप देखेंगे कि अपोजिशन जमातों ने सारे सॉरी हिंदुस्तानियों को ये एहसास दिलाया था कि ये लोग 400 पार इसलिए का नारा लगा रहे हैं, अगर ये 400 पार करते हैं तो फिर जो रिजर्वेशंस दलितों को मिलता है, बीसी एसटी बीसीज वगैरह को मिलता है, वो रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाएगा। क्योंकि जो बीजेपी और बीजेपी और आरएसएस की जो ब्राह्मण लॉबी है वो इस कदर ताकतवर है कि दलितों को बर्दाश्त नहीं करती और ना बीसीज को बर्दाश्त कर सकती है। तो बहरहाल रिजर्वेशन ख़त्म करने की बात हो रही थी। फिर कहा यह गया कि बीजेपी दस्तूर में तरामीम कर सकती है, यानी अमेंडमेंट्स ला सकती है, और अपने मर्जी व मंशा के मुताबिक तरामीम मुतारिफ करवा सकती है, क़वानीन बना सकती है। इसके अलावा ये कहा गया कि खुद वज़ीर आज़म ने कहा था कि अगर हम शिकस्त खाते हैं तो फिर आर्टिकल 370 को कांग्रेस दोबारा बहाल कर देगी, और कई ऐसे जो मुस्लिम दुश्मन इक़दाम किए गए थे वो भी वापस ले लिए जाएंगे। वज़ीर आज़म डर गए थे। और आपको बता दूं कि इस तरह बीजेपी ने कई जो दस्तूरी अलामात है उसे ख़त्म करने की कोशिश की थी, ये कहा जा रहा है, और उसमें कोई दो राय भी नहीं है। और आप देखेंगे कि आरएसएस का हेडक्वार्टर ये किस कदर दस्तूर के वफादार हैं, ये किस कदर हिंदुस्तान के वफादार हैं उसका अंदाज़ा, और किस कदर ये हिंदुस्तानी परचम का एहतराम करते हैं उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है ज़बी साहब के 2002 में आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है नागपुर में पहली मरतबा, वो आप देखिए आज़ादी मिलने के बाद की बात बोल रहा हूँ मैं आपको, 2002 में पहली मरतबा कौमी परचम लहराया गया, जबकि इनका परचम भी अलग ही है। यकीनन देखिए, हम मुसलसिल ये कह रहे हैं, आरएसएस जब तक जनसंघ थी अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की, और माफिया मांगे गए, अंग्रेज़ों से वजीफ़े लेते गए, अलाउंस लेते जाते रहे। और फिर दूसरी अहम बात यह है कि जिन्ना के साथ मिलकर, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा और हुकूमत चलाई। तो ये इनकी आदत रही है। और फिर जब तक़सीम हिंद का मामला आया, मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको महात्मा गांधी बाबा कौम भी कहते हैं, बाबा कौम ने इस नज़रिए की मुखालिफत की तो गोली चलाई गई उनके ऊपर। वो जो है मुसलमानों की हिमायत में खड़े हुए तो गोली चलाई गई। तो इनका एक नज़रिया था, एक सोच थी कि भाई मनुस्मृति की बुनियाद पर इस मुल्क को चलाया जाए, इस मुल्क को दस्तूर के ज़रिए से नहीं मनुस्मृति के ज़रिए से चलाया जाए, जिसकी शिद्दत के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी मुखालिफत की थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इस मुल्क के पहले वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने जनसंघ पर इम्तना आयद किया था। ये जनसंघ के उसके बाद जो है इम्तना हटाए जाने के लिए गुहार लगाई गई, शराइत पेश किए गए, उन्हें मतलब पाबंद किया गया। उसके बाद फिर नाम तब्दील करते हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बनाया गया। तो वो जो इनकी जो सोच है, इनके जो नज़रियात है, इनका जो दस्तूर है, वो दस्तूर के मुताबिक ही काम करेंगे। यकीनन पंचतंत्र अगर पढ़े, आरएसएस का जो माउथ पीस है, जिसको तर्जुमान भी कहा जाता है, जहाँ तक गालिबन 15 रोज़ा किताब शाये होती है, शुमारा शाये होता है पंचतंत्र में जो उनके सोच है ख़वातीन को लेकर, एसटी एससी एसटी ओबीसी को लेकर उनकी जो सोच है, वो सावरकर के जो थॉट्स है, गोलवालकर के जो थॉट्स है, वो उसमें शाये होते हैं। उसमें वाज़े तौर पर ये कहा गया है। और फिर उसी बुनियाद पर देखिए, मुल्क की आज़ादी से उनको कोई मतलब नहीं था। अंग्रेज़ों की ग़ुलामी को इनके जो बड़े हैं बानियान हैं, उन्होंने तरजीह दी। और मुल्क का झंडा जो है वो उसमें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का वो मुज़ाहरा वो मुल्क का झंडा करता है, इसलिए उन्हें वो पसंद नहीं आया। 2002 में पहली मरतबा, मैं तो समझता हूँ कि आज 2014 के बाद से मुसलसिल आरएसएस हेडक्वार्टर के ऊपर जो मुसलसिल 15 अगस्त हो या 26 जनवरी को हो, वहाँ पर हिंदुस्तानी परचम लहराया जा रहा है। उनका भगवा ध्वज जो है उनका वही झंडा रहा।
उस अपनी मजहब की नुमाइंदगी के पूरे हिंदुओं के ठेकेदार के तौर पर खुद को पेश करने की उन्होंने कोशिश की और अपने झंडे तले तमाम हिंदू बरादरी को मुल्क की लाने की कोशिश की, मगर कुछ नारंगी अंडों को छोड़कर बाकी की अक्सरियत जो है उन्होंने नज़रिया जो है आरएसएस का उसको मुस्तरद किया। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक नारंगी अंडों का सवाल है या नारंगी बंडों का सवाल है, ये जो कुछ भी होते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बताना ज़रूरी है कि आरएसएस के बारे में ये कहा जा सकता है कि आरएसएस का सदर अब तक यानी 100 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक किसी दलित को आरएसएस का सरसंचालक नहीं बनाया गया। इसके अलावा किसी खातून को भी आरएसएस का सरसंचालक नहीं बनाया गया। इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि ये ख़वातीन के हुकूक़ पर भी वार करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है नाज़रीन, हमारे जो वज़ीर दाखिला है अमित शाह है या मोदी हैं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं या फिर राजनाथ सिंह हो या फिर बीजेपी कायदीन हो, वो बड़े चीख कर चिल्ला कर कहते हैं कि दरअंदाज आसाम में है, दरअंदाज बिहार में है, दरअंदाज मगरबी बंगाल में है, दरअंदाज हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में है और ये बांग्लादेशी दरअंदाज है। और लेकिन आपको बता दूं कि शर्म की बात है, इंतहाई शर्म की बात है। और वजारत दाखिला को तो मैं समझता हूं कि चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, इसलिए मरना चाहिए क्योंकि झूठ की बुनियाद पर कब तक तुम लोगों को गुमराह करते रहोगे। मिसाल के तौर पर आपको देखो बताऊं कि वज़ीर दाखिला जिनके तहत आपको बताना ज़रूरी है कि मरकज़ी ज़ैर इंतज़ाम इलाकों की पुलिस काम करती है, जिनके तहत आपको बता दूं कि सारे हिंदुस्तान की पुलिस काम करती है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि वज़ीर दाखिला जो होते हैं वो हिंदुस्तान में अमन सलामती के ज़िम्मेदार भी होते हैं। और आपको ये बता दें कि इसमें वज़ारत दाखिला के पास एक अर्ज़ी दाखिल की गई, वज़ारत दाखिला के पास, और अर्ज़ी आरटीआई के तहत एक दरख्वास्त दाखिल की गई और कहा गया कि बराए मेहरबानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मोदी के साथ साथ अमित शाह भी चिल्लाते हैं कि दरअंदाज बहुत ज़्यादा आ गए हैं। और आसाम में तो 64 लाख बांग्लादेशी दरअंदाज होने की बात की गई है। तो आप ये बताइए कि मुल्क में कितने दरअंदाज है। यानी एक दिवायर में ये रिपोर्ट आई हुई है जिसमें बताया गया है कि दरअंदाजी की वजह से आसाम को नुकसान पहुंच रहा है। तो फिर बहरहाल उसमें ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि वज़ारत दाखिला से एक आरटीआई के तहत दरख्वास्त दाखिल की गई और दरियाफ्त किया गया कि बताइए कि मुल्क में कितने दरअंदाज हैं। आपको बता दूं कि अमित शाह जो चीख कर कहते हैं कि हिंदुस्तान में बांग्लादेशी दरअंदाज घुस आए हैं, लेकिन वज़ारत दाखिला के पास डेटा मौजूद ही नहीं है। कितनी शर्म की बात है। देखिए, बहुत सारी चीज़ों में ये सामने निकल कर बात आई है। जब जब दावे किए गए हैं, दावों पर सवाल हुआ है, तो तफसीलात की अदम मौजूदगी का हवाला देते हुए उन सवालात को वो तमाम आरटीआई क्वेरीज को मुस्तरद कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। देखिए, हमने सबसे पहले देखा था वज़ीर आज़म की तालीमी काबिलियत के मुतालिक, उसके बाद वो डिग्री का मसला चला, आरटीआई पेश की गई, आरटीआई मुतअद्दिद मरतबा रिजेक्ट हुई। उसके बाद जो है फिर अमित शाह लेकर सामने आए। तो ये तमाम दावे जो करते हैं, 15-15 लाख का सबसे बड़ा दावा खोखला निकला। तमाम के अकाउंट में ये काला धन लाने की बात कही गई थी। अब तो ये भी हो रहा है रियाज साहब, नोटबंदी भी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की ईमा पर की गई थी। इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी किस्म का हरबा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली जो हुकूमत है वो कर सकती है, बीजेपी पार्टी कर सकती है। इलेक्शन जीतना सिर्फ मकसद होता है। मगरबी बंगाल का इलेक्शन जहाँ पर भी इलेक्शन आता है और उन रियासतों में जहाँ पर मुसलमानों की आबादी 18 से 20% से ज़ायद जहाँ पर आबादी है, वहाँ पर दरअंदाजी का जो लफ्ज़ है, घुसपैठ का जो लफ्ज़ है, वो यकीनन इस्तेमाल होता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी ज़बान से करते हैं, अमित शाह अपनी ज़बान से करते हैं। ये दो लोग, ये मुसलसिल कहा जा रहा है दिल्ली की सियासत में, ये जुमला ख़ास तौर पर कहा जा रहा है कि दो गुजराती देश को चला रहे हैं। दो गुजरातियों के हाथ में पूरा देश आ गया है। दो गुजराती मिलकर देश को बेच देंगे। देश को बेचने का काम ये किया जा रहा है। भले ही सरमाएदारों के हाथों, मुल्क के सरमाएदारों के हाथों मुल्क को बेचने का काम किया जा रहा है। ये अफसोस की बात है। यकीनन ये तमाम चीज़ों पर तवज्जो देने के बजाय हुकूमत की सारी तवज्जो है सिर्फ बयानबाजियों में होती है। जब सवाल पूछा जाता है एनआरसी और सीए के हवाले से, शहरियत देने के हवाले से जब पार्लियामेंट में सवाल किया गया, जो आधा तो शुमार निकल कर सामने आए रियाज साहब, वो चौंका देने वाले हैं। एनआरसी का भी यही हाल हुआ। एनआरसी का भी यही हाल हुआ। कितने लोग हैं, कितने लोगों ने दरखास्त दी, कितने लोगों को शहरियत अब तक दी गई।
सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कानून के तहत अब तक कितने लोगों को 4 मरतबा पार्लियामेंट में पूछा गया। 4 मरतबा पार्लियामेंट में पूछे जाने के बावजूद भी जो है आपका जो रवैया रहा वो रवैया निहायत ही अफसोसनाक रहा। यकीनन ये इसके ऊपर तवज्जो देने चाहिए। झूठे दावे, बुलंद बांग दावों के बजाय हक़ाइक़ को आवाम के सामने लाकर पेश करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे भी नाज़रीन एक और अहम खबर की जानिब लिए चलते हैं। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि औरंगाबाद, जिसका नाम तब्दील करके संभाजी नगर रखा गया है और आपने देखा कि छत्रपति संभाजी नगर रखा गया है, वहाँ की एक मंदिर में शिवसेना के रुकन असम्बली है जिनका नाम है अब्दुल सत्तार साहब। अब्दुल सत्तार साहब जाते हैं पूजा के लिए, शिवरात्रि की पूजा करने के लिए, और आपको बता दो कि जैसे ही वो पूजा करके वापस लौटते हैं और आप देखेंगे कि उस मंदिर को यूरिन से, गाय के पेशाब से धोया जाता है। और मैनेजमेंट कहता है कि चूंकि अब्दुल सत्तार जो है वो गोश्तखोर है और बीफ खाकर आया होगा, इसलिए वो ये काम करते हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कितनी शर्म की बात है। अगर कोई किसी की इबादतगाह में दाखिल हो रहा है तो यकीन मानो उसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। अगर मसाजिद में कोई हिंदू भाई आते हैं तो यकीन मानिए उनका खुले दिल से इस्तकबाल किया जाता है। उनके साथ कभी ये नहीं धोया जाता कि इसे दूध से धोया जाए, इसे पानी से धोया जाए। और अगर आपके ईसाइयों के अगर गिरजाघर में जाएंगे, यानी आप देखेंगे चर्च में जाएंगे, तो वहाँ पर भी वो आपका खैर मकदम करते हैं। वो भी दूध से या मूत से धोने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि ये अजीब व गरीब हरकतें हैं और अब्दुल सत्तार साहब को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या कर दिया है। तो बहरहाल आप मोहब्बत कीजिए, आप नफरत मत कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ ऐसा वैसा कर दे कि फिर आपको, मैं समझता हूँ अच्छा हुआ उनको गाय के यूरिन से नहीं नहलाया नहीं गया। यकीनन देखिए अफसोस की बात है, ये जो जहनियत जो बन गई है, जहन साजी की ज़रूरत है। आप तरजीह दे रहे हैं गाय के पेशाब को, यानी आप बता रहे हैं कि आपका जो अकीदा है, आप जो मानते हैं, आप गोबर और पेशाब के अकीदे पर मुश्तमिल, आप अपना मजहब पर आप अमल कर रहे हैं, आपके रसूमात जो हैं गोबर और पेशाब पे है। तो आप ये सोचने की ज़रूरत है गाय के पेशाब से मंदिर को धोने का एक अफसोसनाक वाक़या जो है, यकीनन अफसोसनाक वाक़या है, इसलिए कि मंदिर एक पाक जगह को कहा जाता है, पवित्र जगह को कहा जाता है। उनके अकीदे के मुताबिक, हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक मंदिर एक पाक मुकाम है, पवित्र जगह है। वहाँ पर आप पेशाब डाल रहे हैं। आप एक मुसलमान, आप मुखालिफत में मुसलमानों के हसद में, मुसलमान की दुश्मनी में इस कदर गिर गए हैं, इस कदर अपने जहन को भी जाफरानी बना लिया है नारंगी अंडों ने, कि वहां पर आप इतनी पवित्र जगह को मूत्र से, गाय मूत्र से धो रहे हैं। आप देखिए, आप आदी होंगे वो जो भी जिन्होंने भी ये काम किया है, ये सियासी हरबे से हटकर कुछ भी नहीं है। रियाज साहब, शायद आप बीजेपी में हिंदुत्व खतरे में है। जी, यकीनन बीजेपी की हुकूमत में हिंदुत्व खतरे में है और बीजेपी से खतरे में है। यकीनन देखिए, आप देखिए स्वामी वो जो हमारे शंकराचार्य के साथ जो सुलूक हुआ उसको हम देख सकते हैं। यकीनन बीजेपी की हुकूमत में जो है हिंदू, ना सिर्फ हिंदू के हिंदू मुकामात जो है, पवित्र मुकामात जो हैं वो खतरे में है, और जो हिंदू ये संत पुजारी जो है वो खतरे में। रियाज साहब, मालेगांव का वाक़या ले लीजिए आप। मालेगांव में आप यकीन जाने टीपू सुल्तान का पोर्ट्रेट लगाया गया, काउंसलर जो है वहां पे कॉरपोरेशन में लगाया गया, उसके ऊपर मुखालिफत हुई। बीजेपी और कांग्रेस के अराकीन बल्दिया में जो है हाथापाई हुई, पत्थरमबाजी तक का मामला चला, एक दूसरे को बंडे मार लिए। नफरत फैलाने की ये जो सियासत है, ये कोशिशें निहायत ही अफसोसनाक है। वो जो जहां पर भी ये वाकया पेश आया महाराष्ट्र में, वो मंदिर के जिम्मेदारों को ये कार्रवाई करनी चाहिए, जिम्मेदारान को ये खुद नोट लेना चाहिए, नोट लेते हुए दोबारा उसके ऊपर माफ़ी का इजराई अमल में लाई जानी चाहिए। बहरहाल आपको बता दूं कि जहाँ तक सेहत का सवाल है, ख़ासतौर ख़वातीन की सेहत बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। अगर माँ सेहतमंद हो तो यकीन मानिए बच्चे सेहतमंद होंगे, बच्चे सेहतमंद हो तो माशरा सेहतमंद होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान ही नहीं, ख़ास तौर पर हैदराबाद की बात करते हैं या तेलंगाना की बात करते हैं, तो आपको बता दें कि ख़वातीन में जो रहम का कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर जो होता है, वो बहुत ही ख़तरनाक होता है। और आखिर में अगर वो स्टेज 4 पर चले जाता है, आखिरी मरहले पर पहुंच जाता है, तो फिर ज़िंदगी से खात्मा हो जाता है। ऐसे में आपको बता दूं कि मरकज़ी हुकूमत ने एक मुहिम शुरू की है जिसके तहत 14 और 15 साल की जो लड़कियां होती हैं उन्हें एक यानी HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है उसका टीका दिया जा रहा है, मुफ्त टीका दिया जा रहा है। ये बाज़ार में इसकी कीमत हज़ारों में है, लेकिन हुकूमत की जानिब से दिया जा रहा है और
कहा जा रहा है कि रियासत में जो 14 से लेकर 15 साल की जो उम्र की जो लड़कियां हैं उनकी तादाद कम से कम 4,60,000 है और उन्हें इससे फ़ायदा पहुंच सकता है। जबकि स्कूल्स में, सरकारी स्कूल में पढ़ने वालों जो लड़कियां हैं जो इस ग्रुप की हैं उनकी तादाद 3.5 लाख बताई जाती है। अगर ये टीके लेंगे तो यकीन मानिए कि रहम से इस कदर ज़्यादा, रहम के कैंसर से इस कदर ज़्यादा हलाकतें हो रही हैं और ख़ासतौर पर मुस्लिम माशरे में भी इसे देखने की ज़रूरत है और इस सिलसिले में हमें इस्तेफ़ादा करना चाहिए। यकीनन इस्तेफ़ादा करना चाहिए। हुकूमत की जानिब से जो फ़ैसला दिया गया है, जो ऐलान किया गया है टीका अंदाज़ी का, उससे इस्तेफ़ादा उठाना चाहिए। ख़वातीन को ख़ास तौर पर रहम के कैंसर, सर्वाइकल कैंसर का जो ज़िक्र आपने किया, रियाज साहब ने किया है, वो यकीनन ये तशवीशनाक हालात तक उसमें इजाफ़ा हो रहा है। ख़वातीन को बहुत ही एहतियात से काम लेना चाहिए और ये हुकूमत की इस पेशकश से इस्तेफ़ादा उठाना चाहिए, क्योंकि वक्त ख़त्म हो चुका है। यहीं पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इसलिए कि कई खबरें हमारे पास अहम और खबरें हैं, लेकिन नाज़रीन वक्त तो हो चला है। लेकिन याद रखिए, सियासत टीवी के जो ख़ास खबरें हैं उसमें आपको साइंस और टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, उसमें आपको सेहत के बारे में भी बताया जाएगा, उसमें आपको खेल कूद के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने शर्मनाक शिकस्त से दो चार किया। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रहे हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान किसी भी तरह हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, ये एक बात साबित हो चुकी है। इस पर भी हम दूसरे प्रोग्राम में बात बताएंगे। तो इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खास खबरें इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।